नमस्कार, मैं विपिन कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का पीसीएस वाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आपने पिछली क्लासों में देखा कि जो हमने पिछली 12 क्लास ली हैं, उसमें सबसे जो लास्ट की यानी 12वीं क्लास थी, उसमें मैंने आपको बताया कि अंगल और मैसूर युद्ध शुरू हो चुके हैं और इसमें पहला और दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध मैंने आपको दिखाया था। सबसे पहले मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि किस तरीके से राजनीतिक जो उठापटक है अंग्रेज़ों ने हमारे यहाँ शुरू की। उसे स्टार्टिंग मैंने आपसे कराई थी कि सबसे पहले जब अंग्रेज आते हैं तो यहाँ उपनिवेशवाद के चरण लेके आते हैं। उपनिवेशवाद के 3 चरण हमने देखे, वाणिज्यिक, औद्योगिक और वित्तीय पूंजीवाद के रूप में हमने देखे। फिर हमने उसके बाद देखा कि जो वाणिज्यिक पूंजीवाद है, उसको हमने कई ढांचों में बाँट दिया था, राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक, सामाजिक और सांस्कृतिक। और राजनीतिक जो ढांचा है उसी के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं कंपनी की नीतियाँ। और कंपनी की नीतियों में पहली नीति थी राजनीतिक नीति। क्या थी? पहली नीति में आता है निकल के युद्ध, क्योंकि यहाँ इनकी पहली नीति थी घेरे की नीति जो वॉरेन हेस्टिंग्स ने दी थी। तो यहाँ युद्ध निकल के आया और पहला युद्ध था आंग्ल मैसूर युद्ध, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं अभी। और आंग्ल मैसूर युद्ध में पहला और दूसरा दोनों युद्ध हम करा चुके हैं, हालांकि ये 4 युद्ध हुए थे आंग्ल मैसूर। तो पहले 2 युद्ध जो हुए मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से पहले युद्ध में हैदर अली ने अंग्रेजों को हराया। दूसरे युद्ध में दोनों, जब हैदर अली की मृत्यु हो जाती है तो दोनों में संधि हो जाती है। पहले युद्ध की जो संधि थी वो मद्रास की संधि थी और दूसरे युद्ध की जो संधि थी वो मांगलोर की संधि थी या मंगलौर की संधि थी। क्लियर? फिर उसके बाद अब तीसरे युद्ध के बारे में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले जो हैदर अली का बेटा है टीपू सुल्तान, उसने अपनी जो बागडोर है वो संभाल ली है, क्योंकि उसके पिताजी नहीं है अब। पिताजी की मृत्यु हो चुकी है। पिताजी कौन? हैदर अली। हैदर अली की मृत्यु हो चुकी है तो टीपू सुल्तान ने बागडोर संभाली और हैदर अली कैंसर के कारण मारा गया था। फिर जब श्रीरंगपट्टनम को टीपू सुल्तान राजधानी बनाता है और फिर आगे की जो प्रक्रिया है वो कैसे शुरू होती है, उसे शुरू करने से पहले मैं आपको लिए चलता हूँ जो द्वितीय और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध पे जो हमारे क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर में, वो हम देख लेते हैं। तो उन्हें हम देखेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक कथन सही है, वो आपको सुमेल करना है। सुमेल मतलब सही जोड़ा बनाना है। तो देखो, जब एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो कुछ तो सोच समझ के पूछ ही रहा होगा। पहले आप आराम से धैर्य के साथ उस क्वेश्चन को पढ़िए। कह रहा है कि पहला आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ उसमें हैदर अली पराजित हुआ था। क्या ऐसा हुआ था? बिल्कुल नहीं। उस युद्ध में हैदर अली ने अंग्रेजों को हराया था और मद्रास तक, कहां तक? मद्रास तक हैदर अली पहुंच गया था। तो पहला स्टेटमेंट एकदम गलत है। दूसरे में कह रहा है कि दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ उसमें हैदर अली ने अंग्रेजों को हरा दिया था। बिल्कुल नहीं, क्योंकि हैदर अली की तो हो चुकी थी कैंसर से मृत्यु और टीपू सुल्तान अगले 1.5 साल तक, यानी उसके हैदर अली की मृत्यु के बाद भी टीपू सुल्तान युद्ध को लड़ता रहा था। तो दूसरे स्टेटमेंट में बिल्कुल गलत है। फिर तीसरे स्टेटमेंट में चलते हैं कि तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान युद्ध जीत गया था और अपना भूभाग्य अंग्रेजों को नहीं दिया था। क्या ऐसा है? वो अभी मैं आपको ये जो पढ़ाऊंगा उसमें आप देख लेंगे। तो यहां तक आपने देखा कि ये तो गलत है, दोनों ये पॉइंट एकदम गलत है। यहां तक आप क्लियर समझ गए होंगे। अब जो आगे जो आने वाली क्लास है उससे आप ये दोनों पॉइंट क्लियर कर पाएंगे कि तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या हुआ था और चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या हुआ था। ठीक है, अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो ये पॉइंट आपके दोनों क्लियर हैं। फिर हम यहाँ देखते हैं। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध 1766 से 69 के बीच में हुआ था और उसमें कौन विजयी हुआ था? ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है। अंग्रेज, मराठा, हैदर अली या हैदराबाद का निजाम? अब आप एक बात बताओ, मैंने अभी अभी आपको बताया था कि हैदर अली जीता था, मद्रास पे घेरा डाल दिया था, फिर मद्रास की संधि हुई थी। तो कौन जीता? ऑब्वियसली आप यही आंसर लगाएंगे और यूपीपीसीएस मेंस में 2015 में ही आया हुआ था। अब तो सिलेबस चेंज हो गया है, सिलेबस और पैटर्न दोनों चेंज हो गए। पहले पीसीएस का जो यूपीपीसीएस का जो था वो एमसीक्यूज में आता था 2017 तक, लेकिन 17 से सिलेबस चेंज हो गया है तो अब मेंस के डिस्क्रिप्टिव में आता है। पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते थे, तो अब ये प्रीलिम्स में इस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन 1755 में डिंडीगुल या मैसूर में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना करता है? कौन कर सकता है जी डिंडीगुल या मैसूर में? कल के क्लास में मैंने आपको बताया था कि हैदर अली ने डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार लगाया था और इसमें उसको फ्रांसीसियों की मदद भी मिली थी। और इसी डिंडीगुल के लिए वो क्या करता था? अपने हथियारों को आयात करता था फ्रांसीसियों की मदद से। तो हैदर अली इज द राइट आंसर। ये यूपीपीसीएस प्री 2020 का क्वेश्चन है। ठीक है, देखो जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप धैर्य के साथ सिर्फ आप मेरी बातों को सुनिए और उनके नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने के साथ साथ मेरे साथ रिवाइज भी कीजिए। ठीक है, आपको सिर्फ इतना करना है। बाकी
मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि पहला आंग्ल मैसूर युद्ध जब हुआ 1766 से 69 के बीच में, उसमें से कौन जीता था, ये मैंने अभी अभी आपको डिस्कस किया है, वो जीत हम कर चुके हैं। अगली बात क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टनोवो के युद्ध में हराया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया था लास्ट, ये झारखंड प्री में आया था, झारखंड पीसीएस के प्री में। तो आप बताओ, मैंने आपको बताया था कि इसमें एक आयरकूट था इनके पास, एक खतरनाक सेनापति, उसने हरा दिया था, तो यही ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे चलें। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए और सूचियों के नीचे जो दिए गए हैं उन्हें कूट के सही उत्तर बताइए। तो इलाहाबाद की संधि, ये तो देखो पहले मैंने आपको बक्सर की लड़ाई में बताया था, वो आप लेसन जब देखेंगे, प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है उसे देखिए। तो बक्सर का युद्ध जब मैंने कराया था तो उसमें इलाहाबाद की संधि भी आई थी, 2 संधियां मैंने आपको बताई थी। तो इसे कहाँ लेके जाएंगे आप, 1765। ठीक है, फिर मांगलौर की संधि या मंगलौर की संधि, ये कब हुई, ये मैंने आपको बताया था कि 2 ग्रुप जब लड़ते लड़ते परेशान हो गए, टीपू सुल्तान वाला और अंग्रेज, तो मंगलौर की संधि हुई, यानी दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध था। तो कब हुई थी एंग्लो मैसूर, तो 2 और 2 कितने होते हैं, 4, तो 1784 में। उसके बाद मद्रास की संधि मैंने आपको बताया था, दोनों मद में थे जब लड़ने लगे, तो मद्रास की संधि हुई और 1769 में ये हुई थी। अब एक ही चीज़ तो बची, अब आप इन्हीं को मिला के भी देख लेंगे, तब भी आप जो सालवाई की संधि है, अभी मैंने आपको मराठा जब पढ़ाया नहीं है, पर मराठा जैसे ही आंग्ल मराठा युद्ध पढ़ाऊंगा, मराठा प्रशासन में मैं आपको बता चुका हूँ, वहाँ के पेशवाओं के बारे में, वहाँ के राजाओं की समरी मैं आपको दे चुका हूँ, वहाँ से जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सब हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या है कि यहाँ आपको ये बताना है कि सही कौन सा है। तो आप देखो इन तीनों को पहले मिला के देखो, ए का 4, ए का 4 यहाँ भी है और यहाँ भी है, इसका मतलब ए या सी में से कोई एक है। दूसरा बी का 2, तो बी का 2 यहाँ भी है और यहाँ भी है। फिर कहता है सी का हमको मान लो अभी पता नहीं है, मैं तुम्हारे लेवल से जाके इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। मान लो सी का हमें पता नहीं है अभी, कि मान लो हमें सालवाई की संधि नहीं आती, सपोज करो, ठीक है, तो सी को छोड़ दो। आपको ये तो आप पता है ना मद्रास की संधि कब हुई, कि ये 1769, ये तो श्योर है। तो आप ये वाला डी को उठा लो, डी कितने पे आ रहा है, 3rd नंबर पे, तो डी का 3 मैच करो, कि यहाँ है डी का 3, इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है, क्योंकि बाकी तो सारे के सारे मैच कर ही रहे हैं, ये दोनों मैच कर चुके हैं, ये भी मैच कर चुका है, तो वो ऑप्शन सिर्फ एक है, तो सी इज द राइट आंसर। इस तरीके से हम निकालते हैं कि जब हमें कम नॉलेज भी हो, यानी थोड़ी सी नॉलेज कम भी हो, तब भी हम आंसर को निकाल के ले जाते हैं। ठीक है, स्मार्ट गैस बोलते हैं इसे। नेक्स्ट चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में कहाँ हराया था, ये बताइए। तो जब 1780 का वो टाइम था जब ब्रिटिश सेना अपने बिल्कुल पतन पे चल रही थी, या एकदम नीचे निचली स्थिति पे थी, और कई युद्धों में वो हार भी चुकी थी। मराठाओं के क्षेत्र में भी हारी थी, और हैदर अली से जब लड़ रही थी उसने भी हराई थी। हैदर अली की जब जिंदा था, उसी एक सेना का नेतृत्व टीपू सुल्तान कर रहा था। तो टीपू सुल्तान ने इसे पोलिल लुर, क्या नाम है, पोलिल लुर के युद्ध में हराया था। दिस इज द राइट आंसर, क्योंकि हैदराबाद में तो निज़ाम तो उन्हीं की तरफ चला गया था, श्रीरंगपट्टनम को राजधानी बाद में बनाएगा, और निज़ामाबाद ये कोई युद्ध है नहीं, तो बचा कौन, पोलिल लुर, राइट आंसर। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई, ये वैसे मैं अभी आगे भी डिस्कस करूंगा, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, श्रीरंगपट्टनम। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन कोई और है। ठीक है, तो ये देखो क्वेश्चन है जो हमने पढ़ाया उनसे क्वेश्चन आ भी रहे हैं, और डेफिनेटली आगे भी आएंगे। अब हम आगे चलते हैं आज के टॉपिक पे। आज जो टॉपिक है वो है, हमें पढ़ना है आंग्ल मैसूर युद्ध तीसरा। तो तीसरे युद्ध की पृष्ठभूमि क्या है वो हमें पहले देखनी होगी। देखिए, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध की यदि हम बात करें, वो स्टार्ट कब से होता है, 1790 से 1792 तक। ठीक है, अच्छा, इस सब को हम थोड़ा साइड में रखते हैं और पहले बेसिक बैकग्राउंड को समझ लेते हैं कि युद्ध हुआ क्यों। आपको पता होगा कि जब दूसरा युद्ध खत्म हुआ था, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध खत्म हुआ था, तो वहां मैंगलोर की संधि हुई थी, और उस संधि से जो भी विवाद हल किए गए कि भाई अपनी अपनी सीमाओं में दोबारा लौट जाओ सब, उससे जो गवर्नर था कार्नवालिस, कार्नवालिस ने इस पूरे घटनाक्रम का बदला लेना चाहा, किससे, टीपू सुल्तान से। और उसने क्या किया कि अपने मित्रों की एक चिट्ठी निकाली, और उस चिट्ठी में टीपू सुल्तान का ही नाम नहीं रखा। टीपू सुल्तान उन्हें मित्र समझ रहा था, लेकिन उसने अपने मित्रों की सूची में उसका नाम नहीं रखा। ठीक है, तो क्या हुआ, ये बात टीपू सुल्तान को पता चली, मान लो तुम्हारा कोई सगा संबंधी है और कोई उत्सव समारोह कुछ करता है, और वहाँ सभी लोगों को बुलाया जाता है और तुम्हारा नाम उसमें नहीं होता है, तो तुम डेफिनेटली
इस चीज़ से नाराज हो गए, तो टीपू सुल्तान बिल्कुल नाराज हुआ। उस नाराजगी को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया तब जब टीपू सुल्तान को ये पता चला कि कानवालिस ने हैदराबाद के निज़ाम के साथ भी एक संधि कर ली है। तो 1788 में निज़ाम को एक पत्र लिखा जाता है और उसमें कहा कि हम जितने भी क्षेत्रों को जीतेंगे उन सब क्षेत्रों को टीपू सुल्तान से छीन लेंगे, और पहले जहां तक तुम्हारा यानी निज़ाम का जो क्षेत्र पहले बटा हुआ था यानी बढ़ा हुआ था, उस पूरा क्षेत्र वो तुम्हें हम दे देंगे। यानी पहले जो हैदर अली ने अपने कब्जे में कर लिया था ना तुम्हारा क्षेत्र, वो हम तुम्हें लौटा देंगे। कौन सा वाला क्षेत्र? देखो ये वाला, मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। ये मैसूर राज्य है कि ये जो क्षेत्र जो आपका बढ़ा हुआ है, ये देखो हैदर अली ने बढ़ाया है, इस पूरे क्षेत्र को हम जीत कर तुम्हारी झोली में दे देंगे। अब ये बात टीपू सुल्तान को पता चली, बहुत नाराज हुआ, निजाम से भी और अंग्रेजों से भी नाराजगी हुई। और इस नाराजगी में थोड़ा टीपू सुल्तान खतरनाक प्रवृत्ति का व्यक्ति था, थोड़ा उग्र था विचार से, और उग्र प्रकृति वाले जो लोग होते हैं उन्हें कोई भी काम करने के लिए फिर किसी बहाने की जरूरत नहीं होती, वो कर ही देते हैं। तो उसने यही किया। क्या किया इसने? इसने क्या किया, 1789 में 1789 में अचानक त्रावणकोर, आज का त्रावणकोर, त्रावणकोर पे आक्रमण कर देता है। त्रावणकोर जो है वो अंग्रेजों के नियंत्रण में था। त्रावणकोर आप यहां भी देख सकते हैं, ये वाला क्षेत्र, ये त्रावणकोर जो था ये अंग्रेजों के नियंत्रण में था। यहां टीपू अचानक हमला कर देता है। बेचारे अंग्रेज तो आराम से सो रहे थे, वो सोच रहे थे कि कोई हमला नहीं होगा। जब हमला हुआ तो अचानक बेचारे लुंगी धोती लेके भागे। लुंगी धोती हालांकि वो नहीं पहनते थे, एक कहावत है, यानी जब कोई अचानक से अटैक करता है तो उन्हें पता नहीं था। तो जब ये बात किसको पता चली, ये बात जब कानवालिस को पता चली कि आक्रमण कर दिया है, तो उसने भी अपनी सेना तैयार कर दी। और सेना जब तैयार की तो उसके खिलाफ 4 अभियान किए गए। कितने अभियान? 4। चारों अभियान में कोई खास सफलता नहीं मिली थी, लेकिन जो तीसरा अभियान था वो सबसे खतरनाक अभियान रहा। और उसमें क्या था कि तीसरे अभियान का नेतृत्व खुद कानवालिस कर रहा था, और टीपू सुल्तान की कई पहाड़ी चौकी जो उन क्षेत्रों को, जो क्योंकि ऊंचा नीचा क्षेत्र था, तो कई पहाड़ी और चौकी टीपू सुल्तान की ऐसी थी जो सुरक्षा के लिए बनवाई थी उसने, वो सब इन्होंने छीन ली। साथ ही साथ जो इसकी राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम, उस पर भी घेरा डाल दिया। अब जब उसने देखा कि बाहर की जो सारी दीवारें हैं उन पे अंग्रेज टिके हुए हैं, यहाँ आप देख सकते हैं, ये जब अंग्रेज पूरी चारदीवारी पे यहाँ आके खड़े हो गए, आसपास चढ़ने को तैयार हो गए उसके श्रीरंगपट्टनम पे, तो उसने सोचा कि इस मामले को अभी सिमटा लेते हैं। और सिमटाने के क्रम में ही उसने क्या किया, आत्मसमर्पण कर दिया। और यहाँ पर एक संधि होती है जिस संधि का नाम था श्रीरंगपट्टनम की संधि। का नाम कैसे ध्यान रखेंगे आप कि टीपू की राजधानी क्या थी? श्रीरंगपट्टनम थी, तो संधि भी कहाँ होगी? श्रीरंगपट्टनम में ही तो होगी। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है कौन से? तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। क्लियर? आगे चलें। ये कुछ जो क्षेत्र हैं इन्हें आप ध्यान रखिए, ये आपके काम आएंगे आगे तक। कभी कभी मैपिंग ही पूछ लेता है, तो आप यहाँ देख लें, थोड़ा सा इधर देखें। पहले ये बालाघाट है, ये मैसूर का राज्य है, ये कर्नाटक है जो उस टाइम का है, ये मालाबार कोस्ट है, ये त्रावणकोर है, ये कनारा द्वीप है, गुंटी का क्षेत्र, ठीक है। और आपके काम का है मद्रास, तंजौर, मदुरै, तिरुचिनापल्ली, श्रीरंगपट्टनम, ये राजधानी थी उसकी, ठीक है। ये सारे जो क्षेत्र हैं ये मैपिंग के लिए इंपॉर्टेंट हैं। अब जब श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई तो संधि की शर्तें क्या थी वो देख लेते हैं। संधि के अनुसार टीपू सुल्तान ने अपने 2 बेटों को बंधक के रूप में अंग्रेजों को सौंपा। यहाँ आप देख सकते हैं, इमेज में दिखाया गया है कि ये इसके 2 बेटे हैं। पहला बेटा ये रहा और दूसरा ये रहा, ठीक है। तो ये दोनों बेटे उस समय बहुत छोटी उम्र के थे, 9-9, 10-10 साल के थे, लेकिन कानवालिस इन्हें दे के चला गया कि जब तक पैसा नहीं देगा ना तेरे बच्चे मेरे पास रहेंगे। तो 3 करोड़ रुपए इनकी उस समय बोली लगी थी कि भाई 3 करोड़ रुपए तुझे वो देने पड़ेंगे हर जाने के। किसको? टीपू सुल्तान को, कि तूने हम पे हमला पहले किया था इसलिए तू हर जाना देगा। 3 करोड़ रुपए युद्ध हर जाने के रूप में दिए गए। जो
निजाम, अंग्रेज और मराठों में बांट दिए गए 1-1 करोड़ रुपए। फिर टीपू ने अपने राज्य का आधा भाग किसको सौंप दिया? अंग्रेजों को सौंप दिया। और उसमें अंग्रेजों ने डिंडीगुल, बारह महल, कुर्ग, मालाबार अपने अधिकार में रखकर टीपू के राज्य को समुद्र से काट दिया। क्यों काट दिया? क्योंकि यहीं से वो सारी गतिविधियां फ्रांसीसियों के साथ साठगांठ की कर रहा था। साथ ही साथ पहाड़ी दर्रों को भी छीन लिया जहां से वो छुप के वार करता था, और दक्षिण भारत के जो पठारी भूभाग के द्वार थे वो भी उससे छीन लिए गए। मराठों को वर्धा और कृष्णा नदियों के बीच का क्षेत्र मिला। निजाम को कृष्णा और पेन्नार नदियों के बीच का क्षेत्र मिला। कृष्णा और पेन्नार नदियों के बीच का क्षेत्र किसने मिला? निजाम को मिला। ये आएगी कृष्णा नदी और ये जाएगी यहाँ से पेन्नार नदी। तो ये जो क्षेत्र है ये पूरा किसको चला गया? ये पूरा क्षेत्र यहाँ से चला गया ये निजाम को, और ये वाला जो क्षेत्र था ये पहुँच गया किसके पास? मराठाओं के पास। तो ये सब क्षेत्र किसने बांट दिए? अंग्रेजों ने बांटे। फिर आगे चलें। जब आप अकेले पड़ जाते हैं, अकेला ही पड़ा हुआ था क्योंकि निजाम, हैदराबाद का निजाम, मराठा और अंग्रेज तीनों एक गुट में हो चुके थे अब, और टीपू सुल्तान अकेला। फिर वो क्या कर रहा था? वो विदेशों को अपने दूत भेज रहा था, क्योंकि भारत मान लो घर में कोई साथ नहीं दे रहा तो इंसान बाहर ही भागता है। तो इसने क्या किया? विदेशों में अपने दूत स्थापित करने शुरू किए। पहले दूतागृह या फॉरेन एम्बेसी जिन्हें हम कहते हैं, वो पहले स्थापित करने वाला टीपू सुल्तान ही है। तो इसने क्या किया? 92 से लेके, क्योंकि श्रीरंगपट्टनम की संधि जब हो गई 1792 में, युद्ध खत्म हो गया था तीसरा, तो 92 से लेके 99 तक, जब तक चौथा युद्ध हुआ, तब तक जितनी भी क्षतिपूर्ति अपनी हुई उसे पूरी करने का भी प्रयास किया। सारी शर्तें उसने पूरी की, तो इसके जो दोनों बेटे हैं वो भी छोड़ दिए अंग्रेजों ने। 1796 में वाडियार वंश के जो शासक थे उनकी जब मृत्यु हो जाती तो उसका क्षेत्र भी इसी ने ले लिया था, क्योंकि वाडियार वंश ने ही इनको मैसूर पे स्थापित किया था। और मैंने आपको बताया था कि वाडियार वंश भी कहाँ से आया था? जब तालीकोटा का युद्ध हुआ था, तो वहाँ तालीकोटा के युद्ध के बाद ही वाडियार वंश की स्थापना हो पाई थी। तो इस वंश के जो अंतिम शासक थे वो भी जब मर गए, तो फिर उनके बाद सारा क्षेत्र टीपू ने ले लिया। साथ ही साथ अब ये सोचने लगा कि भाई जो मेरे साथ बुरा हुआ है उसका तो मैं बदला लेके रहूंगा अंग्रेजों से। इसके लिए इन्होंने क्या किया? फ्रांसीसियों से हाथ मिलाया, अपने गुप्तचर भेजे आसपास, अफगानिस्तान, फ्रांस, मॉरिशस में भी, वर्साय में भी, यहाँ मतलब फॉरेन में अपने दूत भेजने, वहां से सहायता लेना शुरू किया। लेकिन ये बात पता चल जाती है किसको? वेलेस्ली को। तो वो तभी यहाँ पर गवर्नर जनरल बन के आया था। तो वेलेस्ली जब आया तो उसने देखा कि यार ये तो अपनी जो शक्ति है उसे बढ़ाता ही जा रहा है। तोप तक इसने बना ली है, और नौसैनिक बोर्ड की स्थापना इसने कर ली, व्यापार बोर्ड इसने स्थापित कर लिया। अब अंग्रेजों को थोड़ा चिंता होने लगी, और जब चिंता हुई तो उसने क्या किया कि इससे कहा कि आप ऐसा करो, एक पॉलिसी लेके आया। कौन? वेलेस्ली, जिसका नाम था सहायक संधि। क्या नाम था? सहायक संधि। तो जब सहायक संधि आई, उसे सहायक संधि को लेके कौन आया? दरअसल इसका निर्माता डुप्ले था। पहले ही जब मैंने आपको बताया था कि जब कर्नाटक युद्ध चल रहे थे तो उसमें आया था डुप्ले। तो वेलेस्ली जब भारत आया तो वो एक नई पॉलिसी लेके आया जिसका नाम था सहायक संधि। क्या नाम था? सहायक संधि। सहायक संधि में वेलेस्ली ने अपने 6 पॉइंट रखे। पहला पॉइंट क्या रखा? पहला पॉइंट कि किसी भी राज्य के साथ हम सहायक संधि करेंगे तो उसके विदेशियों के साथ, यानी किसी भी फॉरेनर के साथ, चाहे फ्रांस हो, क्योंकि नेपोलियन का खतरा था उस टाइम, फ्रांस हो, जर्मनी हो, या कोई भी अन्य कंट्री हो, उसके साथ आपके कोई भी संबंध नहीं रहेंगे, यानी आपके विदेशी संबंध कंपनी के अधीन होंगे। दूसरे पॉइंट में क्या कहा उसने? दूसरे पॉइंट में कहा कि आप एक बड़ी सेना रखिए, अंग्रेजों से लैस होगी, उस पर नियंत्रण अंग्रेज अधिकारियों का होगा। वो सेना का जो एक अधिकारी है वो आपके यहां रहेगा, और सेना का खर्चा आप उठाएंगे। जब भी लड़ाई होगी वो सेना आपके काम आएगी। तीसरी बात कि एक रेजिडेंट हम आपके दरबार में ही रख देते हैं, और वो इसलिए कि आप किसी भी यूरोपियन की सेवा, यानी किसी भी यूरोपियन को अपनी सर्विस में आप बिना हमारी अनुमति के नहीं रखेंगे। देखना कैसे पंगु बना रहे हैं ये। पंगु मतलब हैंडीकैप बना रहे हैं राजाओं को।
फिर इन्होंने कहा अगली संधि में क्या होगा कि आपकी रक्षा हम करेंगे। अरे भाई, रक्षा करने को मारेगा कौन? ये संधि इससे पहले हैदराबाद का निजाम कर चुका था। किसके साथ? अंग्रेजों के साथ, वेलेस्ली के साथ। और इस संधि को करने के लिए टीपू सुल्तान को ये विवश कर रहे थे। तो 17 अप्रैल, कितना, 17 अप्रैल 1799 को युद्ध होता है और 4 मई 1799 तक ये युद्ध चलता है। कोई ज्यादा लंबा नहीं चला। और उसका रीजन क्या था कि टीपू सुल्तान अकेला पड़ गया था। पहले टीपू को ब्रिटिश एक जनरल था स्टुअर्ट, उसने हराया। फिर उसके बाद उसी का एक और जनरल था जिसका नाम था हैरिस, फिर उसने भी हराया। जब हार गया तो फिर आर्थर वेलेस्ली जो था, लॉर्ड वेलेस्ली का भाई था, वो भी आया। तो उसने भी, क्योंकि जब कोई हारा हुआ इंसान होता है तो दो लोग दो थप्पड़ मार के और चलते हैं। तो फिर मराठे और निजाम भी कंपनी के साथ ही थे। इन्होंने दोनों ने भी इनकी सहायता की, अंग्रेजों की ही। फिर जब टीपू सुल्तान श्रीरंगपट्टनम पे जब देखा कि भाई सब लोग चढ़ाई करके आ गए हैं, ये लोग पूरे घेर लिया है, तो फिर ये बेचारा अपनी तोप चलाते हुए श्रीरंगपट्टनम के दुर्ग पे ही वो मर जाता है। कहा जाता है कि तोप फट गई थी तो उसके कारण इसकी मृत्यु हुई। और फोटो के हिसाब से तो ये जाना जाता है कि अंग्रेजों ने इसे मारा था। तो ये देखो पूरा लहूलुहान। फिर इसको बाद में ये अंग्रेज चेक कर रहे हैं कि अभी ये मरा है या जिंदा है। फिर से इस पे देखो, मरने के बावजूद इस पे ये जो कोड़े हैं, तलवार हैं, ये बंदूकें हैं, वो चलाई जा रही हैं। फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। सारा खजाना अंग्रेज लूट लेते हैं। और अंग्रेजों ने मैसूर के जो पहले हिंदू शाही परिवार जो पहले शासन कर रहा था इस पे, जो वाडियार वंश का ही था एक, तो उसे छोड़ देते हैं और उसको छोटा सा राज्य दे देते हैं। और फिर उस पर वो सहायक संधि लगा देते हैं, ये कि भाई अब तुम अपना कोई रेजिडेंट, अपनी कोई सेना नहीं रखोगे, सेना हमारी रहेगी, खर्चा तुम दोगे, विदेशों से तुम्हारा कोई संबंध नहीं होना चाहिए, तुम्हारे किसी भी मामले में सुलटाने के लिए हम हैं, और जो भी तुम करोगे तुम्हारी कोई भी नीति हमारी नीति के अकॉर्डिंग चलनी चाहिए, हमारे खिलाफ तुम कोई भी कदम नहीं उठाओगे। अब मैसूर को अपने अधीन करने में कितने साल लग गए? पूरे के पूरे 32 साल लग गए। अब आप वो क्वेश्चन कर सकते हैं, कौन सा, जो मैंने आपको पहले कराया था कि आप इसको क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। क्वेश्चन ये था, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, क्या हुआ था तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में? टीपू सुल्तान हारा था, आधा भाग देना पड़ा, 3 करोड़ रुपए देने पड़े, 2 लड़के गिरवी रखने पड़े, तो हारा ही था, जीता तो है ही नहीं। ये कथन भी गलत। चौथा, टीपू पराजित हुआ और युद्ध में मारा भी गया, ये बात बिल्कुल सही है। तो ये जो क्लास थी वो आज मैसूर राज्य को ख़त्म करती है। और कोई भी क्वेश्चन मैसूर राज्य से आपके दिमाग में है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए। साथ ही साथ जितना मैंने बताया है उसके हिसाब से भी आप करेंगे तो मोर देन सफिशियंट है ये। और प्री और मेंस दोनों के तरीके से मैंने आपको बताया है, इस पर अपनी आंसर राइटिंग भी कीजिए। मैंने आपको टेलीग्राम चैनल बता रखा है @VIP सिविल प्रेप या PCS वाला ऑफिशियल, PCS वाला ऑफिशियल, इन दोनों में से किसी भी चैनल पे आप जुड़ सकते हैं। तो आपको क्लास कैसी लगी उन सब के रिव्यू आप ज़रूर दीजिए। साथ ही साथ आगे आने वाले टाइम में हम जो नई क्लासेस हैं वो रेगुलर लाते रहेंगे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि जब भी नई क्लास आए तो लेटेस्ट अपडेट आप तक भी आ जाए। थैंक यू सो मच।